7 जुलाई 2024 सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप भी उसकी तैयारी में लगे हो और ये जानना चाहते हो कि कम समय में कैसे प्रिपरेशन किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस रणनीति का हमें उपयोग करना चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम समय में, सिर्फ 7 दिन में हमारी एग्ज़ाम को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि युद्ध केवल योद्धाओं से नहीं बल्कि एक सही और एक अच्छी रणनीति से जीता जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी की जो हमें एग्ज़ाम क्रैक करने में, पास करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न की। पेपर 1 जो होता है ये क्लास 1 to 5 के लिए होता है और इसमें बच्चों का जो एज ग्रुप होता है 6 to 10 ईयर्स होता है। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथ्स होता है, देन EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, हिंदी, इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज हो सकती है। हर एक सेक्शन आप देखेंगे 30 मार्क्स का होता है और उसके लिए 30 मिनट्स होते हैं। तो इस हिसाब से टोटल 150 मार्क्स होंगे और 150 मिनट्स होंगे। 150 मिनट्स मतलब ही 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो ये क्लास 6 to 8 के लिए रहेगा। इसमें बच्चों का एज ग्रुप 11 to 14 ईयर्स के अराउंड ऐसा कुछ रहेगा। देन इसमें भी टोटल 5 सेक्शंस का हो या सब्जेक्ट होते हैं। पहला CDP होता है जो इसी के जैसा होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। जो टीचर्स मैथ्स या साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो वो लोगों को ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और जो सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस ये करना चाहते हैं उनको ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सो मैथ्स और साइंस मिलाकर 60 मार्क्स, सोशल साइंस और SST मिलाकर 60 मार्क्स और 60 मिनट। तो इस हिसाब से यहाँ आप देख सकते हैं 150 मार्क्स का ये भी पेपर होता है और इसमें भी टोटल 150 मिनट्स मतलब 2.5 घंटे का ये भी पेपर होता है। इस एग्ज़ाम की या इस पेपर की बात करें तो सबसे खासियत, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। MCQ बेस्ड पूरा पेपर रहता है तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करें तो अभी जस्ट जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि करीब 22 लाख स्टूडेंट्स ने उसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, एलिजिबल थे, अपीयर्ड थे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के करीब बच्चे जो है वो पास हो चुके हैं। तो आपको इस आंकड़ों से ये पता चलेगा कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। एग्ज़ाम देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इस वजह से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें या स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल होते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसी रणनीति के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम एक ही बार में, कम समय में हम ये एग्ज़ाम जो है सीटेट का एक ही झटके में हम पार कर ले या पास हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स की। क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी हमें क्या नहीं करना चाहिए ये पता रहना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ डूज एंड डोंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें करना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर हम डोंट्स की बात करें तो देखिए पहला पॉइंट लिखा है टीचर सेंटर्ड। मतलब ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये टीचर सेंटर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड। मतलब टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो हमें इस एग्ज़ाम में जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस को हमें इस तरह से अटेम्प्ट करना है बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की साइकोलॉजी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी कैपेबिलिटी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उनका डेवलपमेंट ध्यान में रखते हुए हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है, फिलहाल दिन कम है हमारे पास, इसलिए हम डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ कॉन्साइज स्टडी, मतलब एकदम सटीक और कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले ऐसी पढ़ाई करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, अवॉइड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिनका उतना वैल्यू नहीं होता है, वो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है बस इसीलिए, तो ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे।
रीड और लर्न फेमस साइकोलॉजिस्ट जैसे पियाजे, कोलबर्ग, ठीक है, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में या प्रोग्रेस या अलग अलग स्टेजेस या उनके बिहेवियर के बारे में बताएं। तो उनकी जो थ्योरी है उसे थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है या फिर NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है, या डेवलपमेंट, प्रोग्रेस या चाइल्ड बिहेवियर, इस चीज़ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बुक रीडिंग, NCERT, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास समय कम है, इसीलिए हम NCERT की जो बुक्स होती है उसे पढ़ने के लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब समय कम है इसलिए हम ये नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। हमें क्या करना पड़ेगा, वॉच यूट्यूब वीडियोस। हमें फ़िलहाल जो लॉन्ग वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपको जिस भी टीचर्स से ट्यूनिंग बैठती है, कंफर्टेबल लगता है, तो आप वो वीडियोस देखकर अपना जो भी ये सिलेबस है ये कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर स्टडी, ये बिल्कुल नहीं करना है। आप देख रहे होंगे कि जो पेपर पैटर्न में मैंने आपको बताया था लैंग्वेजेस आते हैं, सो लैंग्वेज कोई भी रहे, चाहे इंग्लिश का रहे या हिंदी का, हमें ग्रामर की डिटेल में स्टडी नहीं करना है, क्योंकि ग्रामर बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट होता है। अभी इतना समय नहीं है कि हम डिटेल में उसको पढ़ें, तो फिलहाल ये चीज़ हमें अवॉइड करना है। इसके बदले में हमें सिर्फ पैसेजेस को सॉल्व करना है, जो भी पैसेज होते हैं सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, उसी के ऊपर बेस्ड जो ग्रामर पूछा जा रहा है उससे ही हमें आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, ओल्ड वाले हमें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, इस बात पर ध्यान दीजिए। ओल्ड वाले पेपर्स जो होते हैं, मतलब 5-10 साल पुराने जो पेपर्स होते हैं, वो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि पेपर पैटर्न सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो 10 साल पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें सिर्फ लेटेस्ट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अब लेटेस्ट मतलब कैसे और कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 2024 ये जैन मंथ में जो हुआ था वो पेपर सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद 2023, देन 2022, ऐसे पीछे पीछे जाते जाइए। नेक्स्ट अदर टॉपिक्स और कंटेंट। देखिए इधर, अब जब हम ये पढ़ेंगे, ये जो सब्जेक्ट्स है या फिर ये जो पेपर पैटर्न में ये सेक्शंस है अलग अलग, इसकी पढ़ाई या फिर तैयारी जब हम करेंगे तो उसमें ढेरों टॉपिक्स रहेंगे। तो हमें सिर्फ इन बात का याद रखना है कि जो पैडागॉजी वाला स्टडी रहेगा वो हमें सबसे पहले करना है, सबसे पहले। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो पेपर होता है 150 मार्क्स में से सिर्फ 90 मार्क्स का पैडागॉजी ही आता है सिर्फ। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा पैडागॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। सो पैडागॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमें, और जो दूसरे टॉपिक्स है उनके लिए इसके बाद हमको ध्यान देना है। मतलब पहले ये टॉपिक कवर करना है, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके बाद इन टॉपिक को कवर करना है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसे पढ़ने में, सोचने में, डिसीजन लेने में टाइम लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर देना है। फ़िलहाल के लिए वो लास्ट में जब आप करोगे पूरा पेपर होने के बाद उन क्वेश्चन पर वापस आना है और फिर उसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आपका बराबर नहीं रहेगा, भले आपको पेपर आता भी है और छूट गया तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है इफ़ यू डोंट नो द आंसर लीव इट। ये बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपको वो आंसर नहीं पता, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आंसर पता है लेकिन उसे अटेम्प्ट करने में या सॉल्व करने में या सोचने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिलहाल क्या कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। सॉल्व अटेम्प्ट फुल क्वेश्चन पेपर। हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन आप अभी छोड़ दोगे, डिफ़िकल्ट है या लेंदी है, ये सोचकर आपको बाद में उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा और पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। सो हमें पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स। तो देखिए नेगेटिव वर्ड्स जो रहते हैं उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेगेटिव वर्ड्स मतलब कौन से? बच्चों को डिस्करेज करना, बच्चों को मारना, बच्चों को पीटना या दंड देना, पनिशमेंट देना, या उन्हें नहीं समझाना, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से जो नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं इनको बहुत ध्यान देना है और इनको अवॉइड करना है। ठीक है, और जो पॉजिटिव वर्ड्स रहते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स को ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से पेपर सॉल्व करना है। अब पॉजिटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? बच्चों को प्रोत्साहित करना है, इंकरेज करना है,
उनको डिसिप्लिन में रखना, उनको अलग अलग पिक्चर्स से, अलग अलग ब्लॉक्स या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मैप या कुछ और, उन सारी चीज़ों से उनको एक्सप्लेन करना, समझाना, अलग अलग या उनका जो लोकल लैंग्वेज होती है उनमें उनको एक्सप्लेन करना, या फिर सभी बच्चों को चाहे वो कोई भी जेंडर के हो या कोई भी कास्ट के हो इक्वली उनको ट्रीट करना। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर हमें बराबर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है डोंट बी इन हरी। हाँ, ये बात आप बहुत ध्यान देखिए, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। पेपर में जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उस समय आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़कर पहला ही अगर ऑप्शन आपको सही दिखा तो टिक कर लिए, आगे के ऑप्शन नहीं पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरे ऑप्शन रीड करना है, क्योंकि कोई कोई ऑप्शन में ऐसा भी रहता है कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ, सो या फिर ऑल ऐसे। तो इस हिसाब से आपको पूरा रीड करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो हमको हरी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। रीड और चेक ऑप्शन केयरफुली, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में आपने देखा भी होगा कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, या ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, या फिर ऑल करेक्ट है। तो इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एंड इक्वल टाइम। ये तो हमें यहाँ पता चल गया था दोस्तों, लेकिन ये अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत हद तक गलत है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, हर एक क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी तो करता है, लेकिन मेरे हिसाब से इक्वल टाइम कैरी नहीं करता है। देखिए, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स बट नॉट इक्वल टाइम। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, इसको समझिए क्या है। जैसे हमें ये पता चल गया 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 मिनट्स होते हैं इसके लिए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 मार्क 1 क्वेश्चन के लिए रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मतलब ये है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वहाँ हमें टाइम बचाना है, और जहाँ पर लेंदी क्वेश्चन है या थोड़े लॉन्ग या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, वही बचा वाला टाइम हमें वहाँ पर यूज़ करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप ये कंसिडर मत कीजिए कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देना ही है। जहाँ टाइम बचा सकते हैं वहाँ बचाइए, वही टाइम हमें काम आएगा जो लेंदी क्वेश्चन रहेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा है कि ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स बट नॉट इक्वल टाइम। और लास्ट वाला है जस्ट ऑनलाइन, और यहाँ लिखा है प्रैक्टिस ऑन OMR शीट। अब देखिए दोस्तों, हमें आदत रहती है कि जब हमें रिविज़न करना है या फिर प्रैक्टिस करना है, या हम YouTube से कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हम सिर्फ देखते रहते हैं कि कैसे पेपर सॉल्व किया जा रहा है, उसका सोल्यूशन देखते हैं, उसका रिवीजन देखते हैं या आंसर की देखते हैं। लेकिन जब OMR शीट की बात है, तो एग्जाम में तो OMR शीट मिलेगी हमें, और उसमें तो हमें टिक करना पड़ेगा, डॉट बनाना पड़ेगा, ऐसा सर्कल, तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बुक से या कोई भी और चीज़ से, तो OMR शीट जो है वो लेकर बैठिए और उस पर आप टिक कीजिए। तो एक्चुअल में रियल टाइम आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लग रहा है और हमारा पेपर कितना हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस सेशन में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया पेपर पैटर्न के बारे में, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इन बातों को अगर हम ध्यान देंगे और ठीक उसी तरह कम समय में पढ़ाई करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा एक ही बार में सिर्फ इसी एग्ज़ाम को देकर आप सिलेक्शन ले सकते हो, पास हो सकते हो, एक ही झटके में ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। थैंक यू।